हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग सीए इंटरमीडिएट की रिविजनरी सीरीज कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉर मई 25, सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशंस। अब जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को मैं इस रिविजन सीरीज के फीचर्स बता दूं तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर चैप्टर वाइज रिविजन हो रहा है। सारे के सारे चैप्टर्स के हम लोग यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। कवरेज ऑफ ऑल चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर हम लोग यहाँ पर छोड़ने नहीं वाले। सारे के सारे चैप्टर्स का रिविजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं फॉर एवरी चैप्टर। ये वाली जो रिविजनरी सीरीज है ये मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए सेपरेट अमेंडमेंट वीडियोस भी आएंगी, लेकिन ये वाली रिविजनरी सीरीज उन अटेम्प्ट्स के लिए भी 100% इंटैक्ट रहेगी। और यहां पर हम लोग कंप्लीट 100% कॉन्सेप्चुअल रिविजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को बुक से करनी होगी। बुक्स का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर वाइज कलर्ड पीडीएफ नोट्स हैं, इसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी बुक्स है वो खरीदनी होंगी आपको, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे किसी भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो या फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हो, तब तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, तब तो आपको आपके पास बुक्स ऑलरेडी होंगी। अदरवाइज आप लोग बुक यहाँ पर परचेज कर सकते हो। अगर आपने किसी और एजुकेटर से पढ़ाई की है और अभी आप यहाँ पर सिर्फ रिविजन के लिए आए हो, तो जो मटेरियल उन एजुकेटर्स ने दिया है आप उनकी बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का शेड्यूल है। तो आज आप देख सकते हो सेकंड लास्ट क्लास है इनकम टैक्स की। टुडे इज 1 अप्रैल 2025। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का रिवीजन आज हम लोग करेंगे और कल 2 अप्रैल को हम लोग इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का रिवीजन करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स हम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परसों से विल बी स्टार्टिंग विद जीएसटी और 12 अप्रैल तक आप लोगों का जीएसटी भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। हम लोग अब देखो क्या होता है ना, ये वाला जो चैप्टर है आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला, अब इसमें टीडीएस के इतने सारे सेक्शंस होते हैं और सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो एक साथ नहीं पढ़े जाने चाहिए। बट अगेन हम लोग इसकी मल्टीपल क्लासेस शेड्यूल कर नहीं सकते हैं, हम लोगों को एक क्लास में कंप्लीट करना होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस बता दूंगा। आप लोग जब इसको रिवाइज करोगे, आप लोग जब इसको याद करोगे, तो एक दिन में सारे के सारे सेक्शंस मत करना। रेगुलर क्लासेस में अगर आप लोगों को याद हो तो रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने सारे के सारे सेक्शंस याद भी कर लिए थे। सीक्वेंशियली हम लोगों ने सारे सेक्शंस याद कर लिए थे, राइट। 192, 192A, 193, 194, 194A, ये सारे सीक्वेंशियली हम लोगों ने सब कुछ याद भी कर लिया था, लेकिन वो रेगुलर क्लास में किया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक रेगुलरली रिवाइज उसको करते रहे होगे, तब तो आपको सारे के सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद होंगे, अभी भी याद होंगे। अदरवाइज आप लोग भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं। टुडे इज 17th of March 2025 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। आपका एग्जाम अगर मई में है तो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, और जब भी आप अगर इसको आप लोग सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए भी देख रहे हो, तब भी आप लोग के पास काफी टाइम होगा, राइट। तो इसको दिन में एक एक करके आप लोगों को सेक्शंस करने हैं और आपको सारे के सारे सेक्शंस एक साथ नहीं करने, राइट। तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कहां गया इनकम टैक्स, ये रहा टैक्स, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेली रिवाइज करते हैं विद ट्रिक्स। बढ़िया, ये रेगुलर नोट्स हैं या रिविजन वाले? ये रिविजन वाले नोट्स हैं वरुण राठौर, ठीक है। ये रिविजन वाले नोट्स हैं, फ्रेश बनाए हैं फॉर मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26, ठीक है। देखो तो मैं जैसे आप लोगों को बताता हूं कि ये है अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 जब मुझे पैसे देगी, सपोज महीने के 1 लाख रुपए देती है। अड्डा 24/7 सपोज मुझे महीने के 1 लाख रुपए देती है, तो इसमें से ये 10,000 रुपए काट लेगी और मुझे सिर्फ 90,000 रुपए ही देगी, ठीक है। तो अड्डा 24/7 विल पे मी ओनली 90,000 रुपीज। इस 10,000 रुपए का अड्डा 24/7 क्या करेगी, इस 10,000 रुपए को अड्डा 24/7 गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देगी विद माई पैन, मेरे पैन के नाम पर, ठीक है। मेरे पैन के नाम पर अड्डा 24/7, मेरे पैन के नाम पर अड्डा 24/7 इस 10,000 रुपए को, मेरे पैन के नाम पर अड्डा 24/7 इस 10,000 रुपए को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देगी, ठीक है। अब साल भर में अगर मेरी इनकम हो जाती है सपोज 12 लाख रुपए, साल भर में सपोज मेरी इनकम हो जाती है 12 लाख रुपए, राइट। और यहां पर अड्डा 24/7 ने हर महीने 10-10 हजार रुपए काट के सरकार के खाते में जमा करा रखे। तो अड्डा 24/7 टोटल कितना पैसा सरकार के खाते में जमा करा चुकी है, 1,20,000 रुपए सरकार के खाते में अड्डा 24/7 जमा करा चुकी है, ठीक है। मुझसे ही लेकर मेरी ही जो सैलरी होती है उसका 1,20,000 रुपीज सरकार के खाते में अड्डा 24/7 जमा करा चुकी है। और मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी है 12 लाख रुपीज। अब अगर मान लो मैं ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में होता हूं तो 12 लाख रुपए के ऊपर मेरा
टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी बनेगी, ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन में अगर मैं जाता हूं तो 12 लाख रुपए के ऊपर मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी बनेगी, 2.5 लाख रुपए तक नेल, 2.5 लाख से 5,000, 12,500, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक कितना हो जाएगा, 12,500, वो 1 लाख हो जाएगा, और 10 लाख के ऊपर 2 लाख यानी 60,000। तो 60,000 प्लस 1,12,500 ये इंटू 1.04, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब लगने के बाद मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आएगी 1,79,400 रुपीज। ठीक है, ओल्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख रुपए की इनकम पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद मेरी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1,79,400 रुपीज। लेकिन अड्डा 24/7 वाले ऑलरेडी 1,20,000 रुपीज तो टैक्स जमा कर चुके हैं मेरी ही सैलरी में से काट काट कर। मेरी सैलरी 1 लाख रुपए ये लोग दे रहे थे, अब 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरी 12 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, 12 लाख रुपए की मेरी इनकम हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सारी चीजें इधर उधर की डिडक्शंस वगैरह सब कुछ हटा दो। मान लो कि मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूं, 12 लाख रुपए की मेरी वो है, 12 लाख रुपए की मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो आई विल हैव टू पे टैक्स 1,79,400 रुपीज। बट अड्डा 24/7 वाले ऑलरेडी 1,20,000 रुपीज सरकार के खाते में जमा कर चुके हैं, तो ये 1,20,000 रुपीज क्योंकि मेरी जेब से ऑलरेडी निकलकर सरकार के खाते में जा चुका है, इसलिए मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, और अब मुझे अपनी जेब से सिर्फ 59,400 रुपीज ही सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ 59,400 रुपीज ही सरकार को पे करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो सोर्स ऑफ इनकम था, अड्डा 24/7 इज माय सोर्स ऑफ इनकम, तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम ने ही मेरे इनकम में से थोड़ा सा टैक्स डिडक्ट करके सरकार के खाते में जमा कर दिया। ठीक है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ने ही मेरी इनकम में से थोड़ा सा टैक्स डिडक्ट करके सरकार के खाते में जमा कर दिया, और ये जो टैक्स डिडक्ट करके सरकार के खाते में जमा हुआ है, हुआ तो मेरे ही नाम पर है, तो मुझे इसका बाद में क्रेडिट मिल जाएगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, द सोर्स ऑफ इनकम विल डिडक्ट सर्टेन टैक्स, और उसको सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, और मुझे बाद में इसका क्रेडिट मिल जाएगा, जो भी मेरी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें से मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, एंड आई विल हैव टू पे फ्रॉम माय ओन पॉकेट ओनली 59,400 रुपीज। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, और एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अब ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ द थिंग इज, अलग अलग टाइप की इनकम के ऊपर अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं कि इस वाली इनकम के ऊपर इस रेट से टीडीएस कटेगा, इस रेट से टीडीएस कटेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जितने भी सारे के सारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 4, 5, 6, 7 चीजें ही होती हैं। एक तो कि भाई आपने सपोज, अगर मैं सपोज सेक्शन 192 के बारे में बात करूं, तो 192 बात करेगा कि देखो अगर आपको सैलरी मिलेगी तो किस रेट से आपका टीडीएस कटेगा, कैसे आपका टीडीएस कटेगा। फिर एक होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि इस इतने रुपए तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इतने रुपए के ऊपर अगर आपको पैसा मिला तभी आपका टीडीएस कटेगा। फिर होता है रेट ऑफ टीडीएस, कि भाई किस रेट से टीडीएस कटेगा। फिर होता है टाइम ऑफ डिडक्शन, किस समय टीडीएस काटा जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना होता है तो उसमें मैं बोल देता हूं रिमार्क्स। ठीक है, तो हर सेक्शन को हम लोग इन 4-5 चीजों के अंदर रहते हुए डिस्कस करेंगे। तो एक एक मैं आपको सेक्शन बताऊंगा। मैं बताऊंगा ये वाला सेक्शन किस टाइप के पेमेंट के लिए है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या रेट ऑफ टीडीएस है, और क्या उसका टाइम ऑफ डिडक्शन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टाइम ऑफ डिडक्शन होता है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम ऑफ डिडक्शन होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम ऑफ डिडक्शन होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है, मतलब यह हुआ कि सपोज 1 अप्रैल 2024 से मैं अड्डा 24/7 में काम कर रहा हूं। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से मैं अड्डा 24/7 में काम कर रहा हूं। अब जो मेरी पहली सैलरी आएगी वो ड्यू हो जाएगी 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, वो ड्यू हो जाएगी 30 अप्रैल 2024 को। मेरी जो सैलरी है वो ड्यू हो गई 30 अप्रैल 2024 को। यानी अब 30 अप्रैल 2024 को अड्डा 24/7 वाले क्या एंट्री पास करेंगे, ये लोग एंट्री पास करेंगे, इन लोगों के लिए एक्सपेंस है, तो ये लोग मान लो बोलेंगे लेट्स से फीस डेबिट टू निशांत। ठीक है, ये लोग मान लो एंट्री पास करेंगे फीस डेबिट टू निशांत 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए।
ठीक है। और ये पेमेंट ये लोग मुझे देंगे कब? ये पेमेंट ये लोग मुझे देंगे 1 मई 2024 को। तो मैंने 1 अप्रैल 2024 से अड्डा में सपोज काम करना शुरू किया, एक महीने मैंने काम किया, तो महीने की आखिरी तारीख को मेरी जो सैलरी है वो ड्यू हो गई, मेरा जो पेमेंट है वो ड्यू हो गया। लेकिन ये मुझे मिला कब? ये मुझे मिला 1 मई 2024 को, ठीक है। तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब होगा? मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 1 मई 2024 को, बट ये ड्यू हो चुका है ऑन 30th अप्रैल 2024। तो ड्यू पहले हुआ या क्रेडिट पहले हुआ? ड्यू पहले हुआ, ठीक है, ड्यू पहले हुआ। तो जब ये लोग ड्यू वाली एंट्री पास करेंगे ना, फीस डेबिट 1 लाख रुपए टू निशांत, तो अब यहां पर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग करेंगे फीस डेबिट 1 लाख रुपए टू निशांत 90,000 रुपीज टू टीडीएस 10,000 रुपीज। ये जो अड्डा 24/7 वाले हैं, इनके लिए ये जो टीडीएस इन लोगों ने काटा, ये तो इनके लिए लायबिलिटी है ना, तो इसलिए ये यहां पर क्रेडिट होगा। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा इनकी जेब में नहीं जा रहा, ये पैसा इनको सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने टोटल एक्सपेंस को दिखाया कि भाई हमने 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, टोटल एक्सपेंस इन्होंने दिखाया कि हमने 1 लाख रुपए दिया। 90,000 ये लोग मुझे दे देंगे बैंक में, और 10,000 रुपए ये लोग क्या करेंगे? सरकार के खाते में जमा कर देंगे। तो टीडीएस कब काटना चाहिए? या तो पेमेंट के टाइम पर, या तो अमाउंट ड्यू होने के टाइम पर, जो भी पहले हो रहा है। तो अभी यहां पर पेमेंट तो मुझे 1 मई को हुआ, लेकिन यहां पर क्रेडिट या तो पेमेंट के टाइम पर, या तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट मतलब ये वाला, यहां पर इन लोगों ने मुझे क्रेडिट किया और यहां पर इन लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है। जब मैं यहां पर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर बोल रहा हूं, तो पेमेंट का मतलब हो गया 1 मई 2024। इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो। यहां पर इन्होंने मुझे पेमेंट किया और यहां पर इन्होंने मुझे क्रेडिट किया, मतलब इन्होंने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया। तो अगर ये मेरे अकाउंट को पहले क्रेडिट करेंगे तो ये टीडीएस काट दें। मान लो ये पैसा ड्यू बाद में होता, पहले ये लोग मुझे पे कर देते, तो पेमेंट के टाइम पर ये लोग टीडीएस काटते, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिडक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पेमेंट के टाइम पर होगा, ठीक है, कई बार कुछ और कंडीशन होगी। तो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से टाइम ऑफ डिडक्शन यहां पर देखा जाता है, ठीक है। ओके, टाइम ऑफ डिडक्शन अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो बस दैट्स इट। तो अब हम लोग एक एक करके सेक्शंस डिस्कस करना शुरू करें, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सेक्शंस डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी सेक्शन नंबर जब भी आप पढ़ोगे तो आपको इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, आपको सारे के सारे सेक्शंस एक सिटिंग में नहीं पढ़ रहे। अगर सपोज आप पहली बार पढ़ रहे हो ना टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, तो आपको कुछ कुछ सेक्शंस ही पढ़ने हैं एक दिन में, और हर सेक्शन करने के बाद आपको पुराने सभी सेक्शंस को रिवाइज करना है। लाइक हम लोग रेगुलर क्लास में इसको किस तरह से करते थे, जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस नहीं लिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे हम लोगों ने सपोज सेक्शन 192 पढ़ा, अब 192 पढ़ने के बाद हम लोगों ने बात की कि सैलरीज, कि कोई भी आपका एम्प्लॉयर अगर है तो वो आपको जब भी सैलरी पे करेगा तो उसमें से टीडीएस काटता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या होती है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। रेट ऑफ टीडीएस होता है एवरेज रेट, और टाइम ऑफ डिडक्शन हो जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। दिस इज नॉट पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, दिस इज सिंपली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सैलरीज में थ्रेशोल्ड लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या हो गया? देखो, जब भी कोई भी इंप्लॉयर है, अगर आप सैलरीड इंप्लॉई हो, तो आपके इंप्लॉयर को तो पता है ना कि आपको कितना पैसा साल भर में देने वाला है, ठीक है। अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉई हो, सपोज अड्डा 24/7 का मैं एक सैलरीड इंप्लॉई हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज अड्डा 24/7 का मैं एक सैलरीड इंप्लॉई हूं, तो अगर मैं अड्डा 24/7 का सैलरीड इंप्लॉई हूं, तो अड्डा 24/7 को तो पता है ना कि ये लोग मुझे साल भर में 12 लाख रुपए देने वाले हैं, और 12 लाख अगर रुपए ये लोग देने वाले हैं, तो 1,79,400 रुपीज का टैक्स बनेगा, ठीक है। 1,79,400 रुपीज का टैक्स बनेगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे? अगर मान लो ये लोग मुझे साल भर में सिर्फ 2,50,000 रुपीज देने वाले होते, अगर ये लोग साल भर में मुझे सिर्फ 2,50,000 रुपीज देने वाले होते, तब तो मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ही नहीं करती। और अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं करती, तो क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती? नहीं। और अगर मेरे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं आती, तो टीडीएस काटने का कोई पॉइंट ही नहीं होता, ठीक है। तो टीडीएस काटने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो इंप्लॉयर होता है उसको तो पता है कि वो अपने इंप्लॉय को कितनी सैलरी देने वाला है। तो मान लो अड्डा 24/7 मेरा इंप्लॉयर होता, वैसे तो है नहीं, अड्डा 24/7 इज नॉट माई इंप्लॉयर, आई प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज टू अड्डा 24/7, राइट। इसके बारे में मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। तो मान लो अड्डा 24/7 मेरा इंप्लॉयर होता और 12 लाख रुपए की मेरी इनकम होती, तो अड्डा 24/7 वालों को तो पता होता ना कि भाई इसका टोटल टैक्स 1,79,400 रुपीज कटेगा। तो अब अड्डा 24/7 वाले इस रेट को कैलकुलेट करते
कि भाई 12 लाख की इनकम पर इतना टैक्स बन रहा है, एवरेज रेट क्या है? तो एवरेज रेट आता 1,79,400 रुपीज डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो ये आता 14.95%। ठीक है, ये क्या आ जाता? ये आ जाता 14.95%। तो 14.95% यानी हर महीने जब ये लोग मुझे 1 लाख रुपए देते तो उसमें से 14.95% के रेट से ये लोग टीडीएस काट देते। ठीक है, ये लोग हर महीने 14,950 रुपीज काट देते। इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज दे वुड डिडक्ट माई टैक्स एट सोर्स एट 14,950 एवरी मंथ। तो सैलरीड एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो भी उनकी टैक्स का टीडीएस वगैरह होता है वो सब एम्प्लॉयर अपने आप से काट देता है। तो उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इनफैक्ट सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ ऐसे ही हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ अपने डिडक्शंस वगैरह या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर देते हैं, तो उनको टैक्स का रिफंड ही आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर 2.5 लाख रुपए से कम या न्यू स्कीम में 3 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है तो फिर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या आएगा? एवरेज रेट आएगा। एवरेज रेट मैंने आपको बताया कि जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो पूरे साल भर की आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा, उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेगा और फिर एवरेज रेट निकालेगा कि ऑन एन एवरेज हर महीने किस रेट से आपका टीडीएस काटना चाहिए जिससे साल भर में उतना टैक्स आपका काट लिया जाए। तो वो हो गया एवरेज रेट। और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या हो जाता है? यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन हो जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या सैलरीज वाला सेक्शन सब लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है? क्या ये सैलरीज वाला सेक्शन सब लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है? सेक्शन 192 इज एवरीबॉडी क्लियर विद सेक्शन 192? यस, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है 192A। और हां, आपको ये सारे के सारे सेक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, 192A क्या हो गया? प्री मैच्योर विथड्रॉल ऑफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो भी आपका पैसा रहता है वो अगर आप मेच्योरिटी से पहले अगर आप विथड्रॉ कर लेते हो और आप 50,000 या उससे ज्यादा विथड्रॉ करते हो तो जितना भी पैसा आप विथड्रॉ करोगे उस पर 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। अब यहां पर ड्यू वगैरह का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, जब भी आपने विथड्रॉ किया तभी आपका टीडीएस कटेगा, तो पेमेंट के टाइम पर आपका टीडीएस कट जाएगा, इसमें भी कोई रिमार्क्स नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, तो सेक्शन 192A क्या हो गया? प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब ये प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कोई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें आपका कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो आपने मैच्योरिटी की डेट से पहले विथड्रॉ कर लिया और आपने 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा विथड्रॉ किया, तो जितना भी आप विथड्रॉ करोगे उस पर 10% के रेट से आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, और ये कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब हम अगर रेगुलर क्लास में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने 192A कर लिया, अब मैं फिर से लिखता हूं, अब मैं फिर से लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मैं फिर से लिखूंगा 192, लिखूंगा 192A। इसको मैं लिखूंगा कि ये सैलरीज के लिए है, इसको मैं लिखूंगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के प्री मैच्योर विथड्रॉल के लिए। यहां पर मैं लिखूंगा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी, तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। यहां पर मैं लिखूंगा इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 रुपीज। फिर मैं यहां पर लिखूंगा रेट क्या है, तो रेट मैं यहां पर लिख दूंगा एवरेज रेट है, यहां पर मैं रेट लिख दूंगा 10% है। टाइम ऑफ डिडक्शन में यहां पर मैं लिख दूंगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, और यहां पर भी मैं लिख दूंगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट है। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं कि हर सेक्शन पढ़ने के बाद हम पुराने सारे सेक्शंस की इस तरह से लिस्ट बनाते हैं, इसी को कंटिन्यू नहीं करते, हम लोग फ्रेश लिस्ट बनाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, सारे के सारे सेक्शन नंबर सीक्वेंशियली याद भी हो जाते हैं, और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी टेबल आप हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो, अपने आप बनाने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगेन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हम लोग इसको खींचते भी 5-6 क्लासेस तक है। ठीक है, 4 या 5 क्लासेस तक ये आपका जाता है रेगुलर क्लासेस में। क्यों? क्योंकि हम हर सेक्शन के बाद धीरे 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 करके पूरी की पूरी टेबल बनाते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, राइट। बट अभी यहां पर हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, मैंने आपको बस एक तरीका बता दिया कि आप लोग किस तरह से कर सकते हो सेल्फ स्टडी करते हुए। अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, अभी मैं यहां पर सिंपली, हाँ जी आची सही कह रहे हो आप, लिख लिख कर याद किया था। अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या सीन है, तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके सेक्शन रिवाइज करवाता रहूंगा। ठीक है, और जहां पर भी सेक्शन में कुछ भी चेंजेस होंगे, जो भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे या चेंजेस होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर हाईलाइट करता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज सेक्शन 193। 193 का मतलब होता है अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है, मतलब उस पर आपका टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 193। अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है और उस पर क्या क्या थ्रेशोल्ड है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर दी हुई है। तो देखो, अगर आपको 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 से मिलता है, 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर टीडीएस कटेगा।
7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 पे भी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का आपको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो टीडीएस कटेगा। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 ये टैक्सेबल है कब से? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो अगर आपने जनवरी 25 में एग्जाम्स दिया है तो ये वाला पॉइंट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पास नहीं रहा होगा। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 टैक्सेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर आपके पास फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 है और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 रुपए से ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना उससे यूजुअली एग्जाम में अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी एक और है ये 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो इस पर भी अगर 10,000 रुपए से ऊपर का आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर आपका टीडीएस कटता है, ठीक है, तो फिर आपका टीडीएस कटता है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला तो टीडीएस कटेगा, और बाकियों के केस में कोई और थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट सिंपली 10% है। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ डिडक्शन? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, सिंपल हो गया, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, डन। सेक्शन 193 इज ऑल्सो डन। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 194 पर, डिविडेंड्स में, ठीक है। अब डिविडेंड्स में क्या होता है? अगर आपको किसी भी अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपको 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है, कैश में नहीं मिल रहा है, ठीक है, 5,000 रुपए से ज्यादा का आपको डिविडेंड मिल रहा है किसी भी कंपनी से, तो उस पर 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं हो तो फिर उसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। सपोज आप एक कंपनी वगैरह हो, कंपनी को कितने भी रुपए का अगर डिविडेंड मिलेगा तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के केस में अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो उस पर टीडीएस कटता है बिफोर पेमेंट, ठीक है। तो यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या आ जाता है? यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन आ जाता है बिफोर पेमेंट, और यहां पर भी कोई रिमार्क्स एज सच नहीं है। उसके बाद आप ये देखो 194A इंटरेस्ट अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज। तो यहां पर सेक्शन 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, एंड 194A में क्या है? 194A में है इंटरेस्ट अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज। अब ये सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक्स वगैरह से आपको इंटरेस्ट मिल गया, या आपने किसी को लोन दिया पैसा, आपने अपने आप से किसी दोस्त को लोन दे दिया, उसने आपको इंटरेस्ट दिया, या कुछ भी इस टाइप की चीज हो गई, तो फिर इंटरेस्ट अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज में भी टीडीएस लगता है, राइट। तो अगर आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 से 40,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो फिर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 के ऊपर अगर मिलेगा तभी टीडीएस कटेगा। और बाकियों से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है 5,000 रुपए से ऊपर का अगर होगा तो फिर टीडीएस कटेगा, 10% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, जो भी बंदा, मैंने सपोज आपको लोन दिया, अब आप मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, यू आर एन इंडिविजुअल और यू आर एन एचयूएफ, ठीक है। तो क्या आपको भी जब आप मुझे इंटरेस्ट दोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा? तो उसके लिए बात यह है कि इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ओनली इफ हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीस और रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन वाज ग्रेटर देन 50 लाख रुपीस। मतलब पिछले साल, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हो और आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके ऊपर टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन तभी आएगी अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में, यानी उससे जस्ट पिछले साल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या अगर आप प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन से आपकी जो रिसीट्स थी वो 50 लाख से ज्यादा थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 194B। 194B को हम लोग याद करते हैं बड़े लोग, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा, अगर आप लोगों को कोई भी कार्ड गेम्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, किसी भी टाइप की गेम शो वगैरह से आपको कोई भी विनिंग होती है और 10,000 रुपए से ज्यादा की विनिंग होती है तो 30% के रेट पर टैक्स कटता है, 30% के रेट से टीडीएस कटता है, एंड ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट के टाइम पर होगा। ऑब्वियसली यहां पर पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर वाला काम भी नहीं करेगा। आपने कोई भी लॉटरी जीती, गेम शो जीता या कुछ भी हुआ तो सिंपली पेमेंट के टाइम पर 30% के रेट से टीडीएस काटा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन गेमिंग का मतलब हो गया जैसे ड्रीम 11 पर टीम बनाने वाली बात, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन गेमिंग से आपको कोई भी विनिंग्स होती हैं तो उस पर आपका टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 30%। कोई इसमें थ्रेशोल्ड नहीं है। आपने अगर 1 रुपया भी जीता तो भी आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। आपने अगर 1 रुपया भी जीता तो भी आपका टीडीएस कटेगा। ये कब कटता है? व्हाट इज द टाइम? टाइम इज या तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल,
ठीक है, इट्स आइदर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल। अच्छा, इसके पीछे का एक चीज, एक इसमें ये पेज ये भी है कि टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ नेट विनिंग्स। नेट विनिंग्स मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने कोई भी ऐसे इस टाइप की कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली, सपोज मैंने ऑनलाइन गेमिंग ऐप में अपने आप को रजिस्टर किया और उसमें मैंने 10,000 रुपए डाले, उसमें मैंने 10,000 रुपए डाले और मैं टोटल 15,000 रुपए जीत गया, मैं टोटल 15,000 रुपए जीत गया, तो मेरी नेट विनिंग्स कितनी हुई? नेट विनिंग्स तो मेरी 5,000 ही हुई। तो सिर्फ इस 5,000 रुपए पर ही 10-30% का टीडीएस कटेगा, क्योंकि मैंने कमाया तो यही ना। तो जो मेरी नेट विनिंग्स होती हैं उसी पर 30% का टीडीएस काटा जाता है। अब तो यहां पर जो भी मेरी नेट विनिंग्स है उस पर टीडीएस कब काटा जाएगा? हो सकता है मैं पैसा विथड्रॉ ही ना करूं, हो सकता है मैं उसको ऐप में ही पड़ा रहने दूं, उसी को चर्न करता रहूं, राइट। तो अगर मैं उसको ऐप में ही पड़ा रहने दे रहा हूं तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में टीडीएस इस पे काटा जाएगा, या फिर अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले इस पैसे को विथड्रॉ कर ले रहा हूं तो एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल इस पर टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 194 ए। सेक्शन 194 भी बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस से, तो ये हो गए बहुत बड़े लोग, ठीक है, बहुत बड़े लोग। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस में भी सेम चीज है जो 194 में था। तो 194 में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह था, इसमें एग्जैक्टली जो चीजें इसमें है वो सेम चीजें विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस में भी है। ठीक है, कि थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 से ऊपर का है, रेट ऑफ टीडीएस 30% का है, एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, हम लोग 194C करेंगे, लेकिन एक सेकेंड का टाइम दो आप मुझे प्लीज। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो अब 194 बीबी हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं 194C पर। ठीक है, 194C होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। 194C क्या होता है? 194C कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या है कि अगर आप किसी को सिंगल पेमेंट करते हो तो 30,000 रुपीज का थ्रेशोल्ड है, मतलब 30,000 रुपीज को अगर आपने क्रॉस किया तभी आपको टीडीएस काटना होगा, अदरवाइज नहीं। और या फिर अगर आप सिंगल पेमेंट करते हो, 30,000 से कम करते हो, लेकिन साल भर में आपने किसी को 1,00,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया तो भी आपको टीडीएस काटना होगा। ठीक है, तो रेट क्या है? 1%। अगर आप इंडिविजुअल्स को पेमेंट कर रहे हो तो फिर 1% का टीडीएस का रेट है, और अगर आप इंडिविजुअल्स के अलावा किसी को पेमेंट कर रहे हो तो फिर 2% का टीडीएस का रेट है। यहां पर होता है पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिडक्शन इज व्हाट? टाइम ऑफ डिडक्शन इज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ये आपका टाइम ऑफ डिडक्शन आ जाता है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब देखो यहां पर कई सारे रिमार्क्स वाले पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपने पेमेंट अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया है तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर ये 5 चीजें आती हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर ये 5 चीजें आती हैं, ABC²M, where A stands for advertising, B stands for broadcasting या टेलीकास्टिंग, C stands for catering, C stands for carriage of goods or passengers, and M stands for manufacturing as per customer specifications using material purchased from the customer। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान रखना है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, मतलब अगर आप एडवर्टीजमेंट वाली सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, तो 194C में टीडीएस कटेगा। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग वाली सर्विसेज दे रहे हो तो फिर 194C में टीडीएस कटेगा। अगर आप केटरिंग वाली सर्विसेज दे रहे हो तो 194C में टीडीएस कटेगा। अगर आप कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स कर रहे हो, मतलब मतलब गाड़ी में आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला काम कर रहे हो तो 194C में टीडीएस कटेगा। और लास्ट चीज आती है मैन्युफैक्चरिंग एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, कि आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम द कस्टमर, कि जो भी मटेरियल आपने यूज किया ना उस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो मटेरियल कस्टमर से ही परचेज किया हुआ होना चाहिए। अगर वो मटेरियल आपने कस्टमर से ही परचेज किया है तभी यहां पर 194C यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज आएगी, अदरवाइज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज यहां नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, चौथा पॉइंट है नो टीडीएस ऑन पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को पैसा दे रहे हो तो फिर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है अगर उनके पास साल भर में 10 या 10 से कम गुड्स कैरेजेस थी, अगर वो इस बिजनेस में है, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग लीजिंग गुड्स कैरेजेस में, और उन्होंने अपना पैन के साथ एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इन चीजों को लेकर उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया हुआ है, तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली ये क्या हो गया, ये 44AE वाले लोग हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये 44AE वाले लोग हो गए।
तो 194C के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। दिस इज 194D, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन मतलब क्या हो गया, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके एजेंट्स होते हैं, और ये एजेंट्स इन इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को कस्टमर्स को सेल करते हैं, राइट। और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन एजेंट्स को कमीशन देती है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इन एजेंट्स को कमीशन देती है। तो अगर कमीशन 15,000 रुपए से ऊपर हो जाता है तो फिर उस पर टीडीएस काटा जाता है। अगर नॉन कॉर्पोरेट्स है तो 5% का टीडीएस काटा जाएगा, और अगर डोमेस्टिक कंपनीज है तो 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या हो जाता है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो 194DA, मेच्योरिटी ऑफ एलआईसी। मेच्योरिटी ऑफ एलआईसी का मतलब क्या हो गया कि आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस लिया, उसका आप लोग प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो, और फिर वो पॉलिसी मेच्योर हो गई। आपको याद होगा कि मेच्योरिटी पर जो भी एलआईसी की पॉलिसी मेच्योर होती है, मेच्योरिटी पर जो भी पैसा होता है वो सेक्शन 10D में एग्जेम्प्ट होता है, अगर उसने सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल किया है तो। अब वो सर्टेन कंडीशंस कौन सी होती हैं, वो सर्टेन कंडीशन सिंपल ये वाली हो जाती हैं कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो प्रीमियम अमाउंट किसी भी साल में 10% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स एक और चीज यहां पर आ गई है। 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर आपने कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया, इवन इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, लेकिन अगर आपने किसी भी साल 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया तो भी जो भी पैसा मेच्योरिटी पर आएगा वो सेक्शन 10D के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पैसा आपको एलआईसी के मेच्योरिटी से मिल रहा है और वो सेक्शन 10D के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब वो टैक्सेबल है, और अगर वो टैक्सेबल है तो फिर उस पर टीडीएस कटेगा, ठीक है। अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स वाले पोर्शन पर कटता है। मतलब क्या हो गया कि मान लो आपको एलआईसी की मेच्योरिटी से 5 लाख रुपए मिले, मान लो आपको एलआईसी की मेच्योरिटी से 5 लाख रुपए मिले, ठीक है, और आप ऑलरेडी इसमें 1,50,000 रुपीज का प्रीमियम ही आप पे कर चुके हो। आप 1,50,000 रुपीज का प्रीमियम ही पे कर चुके हो, तो जो डिफरेंस होगा ना 3,50,000, ये जो 3,50,000 रुपीज का डिफरेंस है सिर्फ इसी पर टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। ये जो 3,50,000 रुपीज की आपकी अर्निंग्स है सिर्फ इसी पर टीडीएस काटा जाएगा। अगर ये 1 अक्टूबर 2024 के पहले है तो 5% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 के बाद है तो 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा, एंड टीडीएस काटा जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरइन, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड देयरइन, और जो थ्रेशोल्ड है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की है। मतलब अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का आपको पैसा मिल रहा है मेच्योरिटी पर तो फिर टीडीएस लगेगा, ठीक है, तो फिर टीडीएस लग जाएगा। ऑलराइट, फिर 194G आता है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहां पर इंश्योरेंस कमीशन देखा, एग्जैक्टली सेम चीज कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पर भी है, ठीक है। तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स मतलब भी क्या हो गया कि कोई लॉटरी वाली कंपनीज है, ठीक है, लॉटरी वाली कंपनी है, उसके अपने एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट्स जो है वो लॉटरी टिकट सेल करते हैं, तो ये लॉटरी कंपनी अपने एजेंट्स को कमीशन देती है। अगर वो कमीशन साल भर में 15,000 रुपए से ज्यादा का हो गया तो 1 अक्टूबर 2024 के पहले 5% के रेट से टीडीएस कटेगा, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद से 2% के रेट पर टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें हम लोग इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। तो ये भी सही है, अगर आप किसी और को कमीशन या किसी को भी आप कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हो, साल भर में 15,000 रुपए से ज्यादा का आपने कमीशन या ब्रोकरेज पे किया, 1 अक्टूबर 2024 के पहले 5% के रेट से टीडीएस काटना, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 2% के रेट से टीडीएस काटना, टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। रिमार्क्स में क्या है कि इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत तभी होगी अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या फिर प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा की थी, ठीक है। तो कमीशन वाले सेक्शंस ना आप इस तरह से याद रख सकते हो। कमीशन में मोटा मोटी थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम है, जैसे इंश्योरेंस कमीशन हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, लॉटरी टिकट वाला कमीशन हो गया, ये कमीशन और ब्रोकरेज हो गया। तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आप देखो 15-15 हजार रुपए की है, ठीक है, 15-15 हजार रुपए की है, और जो रेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे यहाँ पर 5% और 10%, खैर ये तो नॉन कॉर्पोरेट्स और डोमेस्टिक कंपनीज वाला हो गया। बाकी ये वाले जो दो हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स और ये वाला कमीशन और ब्रोकरेज, इसमें तो रेट्स भी सेम है, ठीक है। 1 अक्टूबर 24 से पहले 5%, 1 अक्टूबर 24 के बाद 2%, ठीक है।
ये आपका हो गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 194I। सेक्शन 194I टॉक्स अबाउट रेंट। अगर आप 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हो, ठीक है, अगर आप 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हो तो आपको टीडीएस काटना होगा, ठीक है, तो आपको टीडीएस काटना होगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने हायर पे लिया है और उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो तो फिर 2% के रेट से टीडीएस काटना होगा। अगर आपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स को रेंट पे लिया है और उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको 10% के रेट से टीडीएस काटना होगा। टीडीएस आपको कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर आप जो ये रेंट दे रहे हो, मतलब पेयर, पेयर मतलब कौन हो गया? जो रेंट दे रहा है, ठीक है। अगर पेयर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस तभी काटना पड़ेगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा की थी तो, ठीक है। तो ये तो हो गया 194I। उसके बाद हम लोग आते हैं 194IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया हुआ है। तो पहले मैं आपको 194IA का कॉन्सेप्ट बता देता हूं और उसके बाद फिर मैं अमेंडमेंट पे भी ले जाऊंगा। तो 194IA क्या होता है? जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो सपोज आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, तो क्योंकि ये 50 लाख रुपए से ज्यादा का है, 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू हो गई, तो इसलिए आपको 1% के रेट से टीडीएस काटना होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब देखना यहां पर TDS is to be deducted only if the SDV or the consideration exceeds 50 लाख। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या तो कंसिडरेशन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई तो फिर टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस इज अप्लाइड ऑन द कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर, ठीक है। TDS is not deducted on purchase of rural agricultural land। तो अगर आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है। अब 194I का मैं जो भी अमेंडमेंट है वो एक बार आपको फटाफट से बता देता हूं। तो देखो टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 194IA। तो सेक्शन 194IA mandates the tax to be deducted at source when making a payment for the transfer of certain immovable property excluding agricultural land. Example, if you buy a house, the buyer must deduct TDS before paying the seller। मतलब आपको TDS काटना पड़ेगा। TDS calculation, the buyer must deduct 1% TDS on either the sale price or the stamp duty value of the property, whichever is higher। हमें मालूम ही है। TDS is required if either the property sale price or stamp duty value is 50 lakh rupees or more। For example, if the property is sold for 55 lakh rupees and the stamp duty value is 60 lakh rupees, TDS will be 1% of 60 lakh rupees, that is 60,000। अब देखो, क्लैरिफिकेशन नीडेड फॉर मल्टीपल बायर्स। मल्टीपल बायर्स के लिए क्लैरिफिकेशन आए। क्या क्लैरिफिकेशन है? सम टैक्स पेयर्स इनकरेक्टली इंटरप्रेट दैट टीडीएस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल बायर्स पेमेंट। कई लोग इनकरेक्टली ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि हर, अगर मान लो जॉइंटली आप खरीद रहे हो, 2-3 लोग मिलकर एक मकान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल बायर जो भी पे करेगा उसको देखा जाएगा कि क्या वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इफ rather than the total property value, बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू का कंसिडरेशन क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू की कंसिडरेशन अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस कट जाएगा, सिंपल। For instance, if multiple buyers each pay less than 50 lakh rupees, they may assume no TDS is needed even if the total property value exceeds 50 lakh rupees. Example, if 3 buyers jointly purchase a property for 1.35 crores and each pays 45 lakh rupees, they may mistakenly think no TDS is required। अमेंडमेंट क्या प्रपोज किया हुआ है? टू क्लैरिफाई, द लॉ हैज बीन अमेंडेड टू एंश्योर दैट टीडीएस कैलकुलेशन कंसीडर्स द टोटल अमाउंट पेड बाय ऑल द बायर्स और रिसीव्ड बाय ऑल द सेलर्स। दिस मींस दैट इफ द कंबाइंड परचेज प्राइस इज 50 लाख रुपीस और मोर, टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड regardless of the individual contributions। In example, in a joint purchase, if the total property value is 1 crore rupees, TDS must be deducted even if each buyer pays less than 50 lakh rupees individually। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 2024 से ये वाला अमेंडमेंट आया हुआ है। तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स ऑल जॉइंट प्रॉपर्टी परचेजेस मस्ट कंसीडर द टोटल वैल्यू फॉर टीडीएस, नॉट द इंडिविजुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 194IA एक सेक्शन, ये वाला सेक्शन भी अच्छा है, इससे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्योंकि अब इसमें यहाँ पर ये अमेंडमेंट आया हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 3-4 लोगों के नाम दे देगा, बोलेगा कि ये लोग मकान खरीद रहे हैं, फिर बोलेगा कि बताओ टीडीएस कटना भी चाहिए या नहीं कटना चाहिए, या फिर बोल देंगे कि दे आर ऑफ द व्यू दैट नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट। I'm sorry।
ये दे देंगे कि नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिकॉज द इंडिविजुअल पेमेंट्स आर लेस देन 50 लाख रुपीस, स्टेट वेदर द कंटेंशन ऑफ द एसएससी इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो फिर आपको वहां पर बताना होगा कि नहीं भाई टोटल वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, तो बस यही अमेंडमेंट था। 194 IA इज डन। 194 IB देखो, 194 IB है रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स या HUFs। ठीक है, अगर आप 50,000 रुपीज से ज्यादा पर मंथ रेंट दे रहे हो, ठीक है, अगर आप 50,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना होगा 1 अक्टूबर 2024 के पहले 5% के रेट से, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 2% के रेट से, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहां पर क्या है कि इंडिविजुअल्स और HUFs हैविंग टर्नओवर इन बिजनेस, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इन द लास्ट प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस और प्रोफेशनल रिसीट्स एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोग इस टाइप के रिमार्क्स में क्या बात कर रहे थे, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हो, ठीक है, तो आपको टीडीएस तभी काटना होगा अगर पिछले साल आपका बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशनल से आपकी रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा थी। यहां पर बोला है कि भाई अगर तुम्हारा बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा की प्रोफेशनल रिसीट्स है तो तुम्हें इस सेक्शन में टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें इस सेक्शन में टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, TDS is to be deducted from the rent of the last month only. However, the amount of TDS cannot exceed the amount of rent for the last month. ठीक है, तो आप किसी मकान में रह रहे हो, किराए पर रह रहे हो, हर महीने आप लेट्स से 55,000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हो। ठीक है, हर महीने सपोज आप 55,000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हो, तो अब आपको जो टीडीएस काटना है वो आखिरी महीने काटना है। ठीक है, आपको जो टीडीएस काटना है वो साल के आखिरी महीने में काटना है, या अगर साल के आखिरी महीने से पहले अगर आप छोड़ के चले गए तो फिर आपको उस वाले में से उस वाले रेंट में से आपको टीडीएस काटना है। लेकिन जो टीडीएस का अमाउंट है, जो टोटल टीडीएस का अमाउंट है वो रेंट के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर भी है कि 1 अक्टूबर 24 से पहले 5% के रेट से कटेगा और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 2% के रेट से कटेगा। अब इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार जो इतने सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, इतने सारे सेक्शंस में ये आया है कि बिफोर 1 अक्टूबर 24 5%, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 2%। तो इतनी अलग अलग जगहों पर ये जो आया है, तो इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे डील करना है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। देखो, मिस्टर एक्स, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेज रेंट ऑफ 55,000 रुपीज पर मंथ टू मिस्टर वाई फ्रॉम जून 2024। ठीक है, अब ये जून 2024 से हर महीने 55,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है। इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? इफ सो, व्हेन इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स? ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है तो इसके टीडीएस तो काटना पड़ेगा। Would your answer change if Mr. X vacated the premises on 31st December 2024? Also, what would be your answer if Mr. Y does not provide his PAN to Mr. X? आओ देखते हैं। Since Mr. X pays his rent exceeding 50,000 rupees per month in the financial year 24-25, he is liable to deduct tax at source at 5% till 30th September 2024 and thereafter at the rate of 2%. ठीक है, तो 1 अक्टूबर 24 से पहले 5% और उसके बाद 2%. The tax is to be deducted in the last month of previous year 24-25, that is March 25, or in the last month of tenancy if the property is vacated during the year. Since the property is not vacated during the year, 55,000 into 2% for 10 months is to be deducted from the rent payable for March 2025. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया कि क्योंकि टीडीएस काटा गया है 1 अक्टूबर 2024 के बाद, ध्यान देना टीडीएस कब काटा गया है यहां पर। अब एक चीज और बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ने भी पहले ना इस वाले क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करके रखा हुआ था, फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने इस वाले क्वेश्चन को लेकर एक कॉरिजेंडम इशू किया है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पहले ये वाला क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व था। इंस्टीट्यूट ने क्या किया था कि जून से लेकर सितंबर तक, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों पर जो भी रेंट दिया उस पर 5% के रेट से टीडीएस काटा था। ठीक है, उस पर 5% के रेट से टीडीएस काटा था और इसके बाद जो भी रेंट दिया था उस पर 2% के रेट से टीडीएस काटा था। इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया हुआ था, बट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज कि अगर आप टीडीएस 1 अक्टूबर के बाद काट रहे हो, अगर आप टीडीएस 1 अक्टूबर 2024 के बाद काट रहे हो तो आपको 2% के रेट से काटने। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप टीडीएस काट कब रहे हो। ठीक है, तो ये करना होगा कि आप टीडीएस काट कब रहे हो। ये करेक्ट है। सृष्टि श्रीवास्तव कह रही है तो सर ये लिखा, तो सर ये क्यों लिखा है टिल 30th नवंबर वाला? 30th नवंबर नहीं, 31st अक्टूबर, वही तो बता रहा हूं, 1 अक्टूबर, सॉरी, वही बता रहा हूं।
ठीक है, वही बता रहा हूं। तो 1 अक्टूबर वाला मतलब कि 1 अक्टूबर से पहले अगर आपने टीडीएस काटा मान लो ये जो मकान है ये 1 अक्टूबर 2024 से पहले छोड़ के चला जाता, तो जो टीडीएस काटता वो 5% के रेट से काटता। लेकिन अभी क्योंकि इसने टीडीएस काटा ही 1 अक्टूबर 24 के बाद है, तो ये 2% के रेट से टीडीएस काटेगा। गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट देना। हाँ जी, तो यहां पर क्या हुआ कि आपने 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर टीडीएस काटा है ना, तो आपको 2% के रेट से टीडीएस काटना है। अगर आप 1 अक्टूबर 2024 के पहले टीडीएस काटते हैं तो फिर आपको 5% के रेट से टीडीएस काटना होता। नाउ द थिंग इज, अगर मान लो ये दिसंबर 24 को वेकेट कर देता मकान ठीक है, अगर मान लो ये दिसंबर 24 को वेकेट कर देता, तो ये 7 महीने के लिए वहां पर रहता। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने के लिए रहता। तो जिस महीने ये मकान को वेकेट करता उस महीने इसको टीडीएस काटना होता। तो 55,000 इंटू 7 इंटू 2%, तो 7,700 का टीडीएस काटना होता। अगर ये पूरे साल रहता तो फिर पूरे 10 महीने का, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 10 महीनों का टीडीएस कटता और 11,000 रुपए का टीडीएस कटता एट द एंड ऑफ मार्च। जब मार्च महीने का रेंट पे कर रहा होता तब ये कटता। अगर मान लो इसने अपना पैन नहीं दिया होता तो टैक्स 20% के रेट पे कटता इंस्टेड ऑफ 2%। मतलब पहले वाले केस में क्या हो जाता, 55,000 इंटू 10 इंटू 20% इंस्टेड ऑफ 2% इंटू 20% हो जाता। बट ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1,10,000। बट यहां पर ये भी बोला गया है कि जो भी आपका टीडीएस है वो महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 55,000 रुपए का ही टीडीएस काटा जाता, मतलब मार्च 25 में कोई रेंट नहीं दिया जाता। अगर मान लो ऐसा होता कि ये दिसंबर 24 में वेकेट करके जा रहा है, तो 7 महीने के हिसाब से 20% के रेट पर टीडीएस कटता, वो आता 77,000 रुपीज, जो अगेन 55,000 रुपीज से ज्यादा है, तो भी इसको 55,000 रुपीज तक का ही टीडीएस काटा जाता। मतलब आखिरी महीने में भी कोई रेंट पे नहीं करता। ठीक है, तो आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा कि बिफोर 1 अक्टूबर 24 और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 के जो रेट्स के डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप टीडीएस कब काट रहे हो। अगर आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले टीडीएस काट रहे हो तो 5% के रेट से काटोगे, और 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद अगर आप टीडीएस काट रहे हो तो फिर आप 2% के रेट से टीडीएस काटोगे। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 194J पर। ठीक है, 194J। अब 194J में आपके पास कई सारी सर्विसेज आती हैं, 6 सर्विसेज आती हैं कि अगर इन 6 चीजों के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटना होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज, तो जैसे अड्डा 24/7 मेरा जो टीडीएस काटता है वो 194J में काटता है। जो अभी मैंने आप लोगों को इस क्लास के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि अड्डा 24/7 अगर मुझे महीने की 1 लाख रुपए की पैसा दे रहा है तो वो मुझे फीस दे रहा है। क्यों दे रहा है फीस? मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए वो मुझे फीस दे रहा है, राइट। टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी अगर फीस होगी तो 194J में टीडीएस काटा जाएगा। रॉयल्टी फिल्म्स के लिए 194J में, बाकी चीजों की रॉयल्टी 194J में, नॉन कंपीट फी 194J, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 194J। ठीक है, अब प्रोफेशनल सर्विसेज में देखा जाए तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 30,000 रुपीज से ज्यादा। अगर 30,000 रुपीज से ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए तो फिर टीडीएस काटना होगा। टेक्निकल सर्विसेज में भी थ्रेशोल्ड क्या है, 30,000 रुपीज से ज्यादा, तो 30,000 रुपीज से ज्यादा का अगर पेमेंट किया जा रहा है तो टीडीएस काटना होगा। नॉन कंपीट फी अगर 30,000 रुपीज से ज्यादा की पे की जा रही है तो टीडीएस काटना होगा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन में एसेट कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, रेट्स क्या क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10%, टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2%, फिल्म्स की रॉयल्टी के लिए 2%, बाकी रॉयल्टी के लिए 10%, नॉन कंपीट फी के लिए 10%, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के लिए 10%। ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन विल बी पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, और अगर पेयर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको टीडीएस तभी काटना होगा अगर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा थी तो। ठीक है, उसके बाद भी हैव 194K। 194K होता है इनकम फ्रॉम यूनिट्स। जैसे म्यूचुअल फंड की आपको यूनिट्स होती है, वहां से अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो 5,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपकी इनकम होती है तो 10% के रेट से टीडीएस करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद होता है 194LA, 194 लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर सरकार आपकी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन करती है और आपको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कॉम्पनसेशन देती है तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, फिर एक आता है 194M, और 194M जो है इसको हम लोग याद रखते हैं एज 194M, M फॉर मजाक, क्योंकि ये कहता है कि अगर आप 194C, 194H या 194J में टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं हो,
ठीक है। अगर आप 194C मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर रहे हो तो आप शायद 194C में टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं होगे, मे बी बिकॉज यू आर एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ जिसका पिछले साल बिजनेस ने टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया, मे बी आपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा दिया या कुछ भी हो सकता है। तो इफ यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C और 194H यानी कमीशन और ब्रोकरेज का और 194J यानी प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस का, then you may be liable to deduct tax at source under section 194M। तो 194M में बात तो यही आ गई कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया या आपने कमीशन या ब्रोकरेज दिया या आपने प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस दी, ठीक है, और आप इन सेक्शंस में टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं हो, देन यू विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194M अगर आपने पेमेंट किया 50 लाख रुपए से ज्यादा। रेट क्या है? 1 अक्टूबर 24 से पहले 5%, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 24 2%। ठीक है, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका है और इसमें कोई रिमार्क नहीं है। अच्छा, इसमें बस एक रिमार्क ये आया है फ्रॉम 1 अक्टूबर नहीं सॉरी, वो फर्स्ट ये 194J में एक और एडिशनल रिमार्क यहां पर आया हुआ है। वैसे आई डोंट थिंक ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको जनरली बता दे रहा हूं। कई सारे लोग ऐसा करते थे कि जैसे अड्डा 24/7 है, ठीक है, अब अड्डा 24/7 मुझे दे रहा है, अड्डा 24/7 को पता है कि दे आर पेइंग मी फॉर माय प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, अड्डा 24/7 को पता है कि दे आर पेइंग मी फीस फॉर माय प्रोफेशनल सर्विसेज और उसके लिए वो मुझे 10% का टीडीएस काट रहे हैं, राइट, 10% का टीडीएस काटना चाहिए आइडियली 194J में। अब मैं अड्डा 24/7 से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनो ना यार 194J में मत काटो, तुम 194C में काट लो। 194C में इंडिविजुअल हूं मैं, मुझे पेमेंट करने पर सिर्फ 1% के रेट से टीडीएस काटना होगा, ठीक है, तो मेरा टीडीएस सिर्फ 1% के रेट से कटेगा। देखो ये रहा 194C, तो मैं कहूंगा अड्डा 24/7 से मैं कहूंगा कि सुनो ना यार 194J क्यों लगा रहे हो, एक तरह से आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। मैं ऐसा बोलूंगा अड्डा 24/7 से कि आप 194J में बेकार में क्यों 10% का मेरा पैसा फंसा के रख रहे हो, मैं बाद में टैक्स दे दूंगा सरकार को, ठीक है, आप अभी से मेरा पैसा क्यों फंसा के रख रहे हो, आप ना 194C में टीडीएस काटो, ठीक है, मैं बोलता हूं कि आप 194C में टीडीएस काटो। तो 194C में क्या है, पेमेंट इंडिविजुअल्स के लिए सिर्फ 1% है, तो मैं ऐसा कर दूंगा कि अड्डा 24/7 से कहूंगा कि आप यार 1% का ही टीडीएस काटो, 194C में दिखा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, ठीक है। तो यहां पर लॉ ने क्लैरिफिकेशन इस बार ये दिया हुआ है कि 194J में अगर आप फॉल करते हो तो आप जबरदस्ती 194C में नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग इसको ऐसा करते थे कि 194J में टीडीएस कायदे से कटवाना चाहिए था, लेकिन वो लोग 194C में अपना टीडीएस कटवाते थे, ठीक है। तो यहां पर लॉ ने क्लैरिफाई किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पैसा दे रहे हो तो आपको 194J में ही टीडीएस काटना होगा, 194C में आप जबरदस्ती नहीं काट सकते। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है वो कहीं पर भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो 194C है कॉन्ट्रैक्टर्स वाला, तो ये तो यहां पर हम लोग ने बात की ना कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं या जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो कहीं पर भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ रही है क्या? नहीं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में सिर्फ 5 चीजें हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये भी एक चीज यहां पर है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद आता है आपका 194N कैश विथड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, ठीक है। बैंक से अगर आप कैश विथड्रॉ करते हो, अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का विथड्रॉ किया नॉन डिफॉल्टर इंडिविजुअल्स के लिए तो फिर टीडीएस कटेगा। अगर आप डिफॉल्टर इंडिविजुअल्स हो तो 20 लाख के ऊपर से टीडीएस कटेगा, और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो तो 3 करोड़ के ऊपर अगर आपने कैश से बैंक से कैश को विथड्रॉ किया तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा, ठीक है। अब किस रेट से? अगर आप एक नॉन डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? डिफॉल्टर का सिंपल मतलब होता है कि आपने पिछले 3 सालों का जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो टाइमली फाइल नहीं किया, ठीक है। तो यू आर अ डिफॉल्टर इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 3 इयर्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लो आपने 23-24 का, 22-23 का और 21-22 का, इन 3 प्रीवियस ईयर्स का अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है तो आप एक डिफॉल्टर करार कर दिए जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी नॉन डिफॉल्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा विथड्रॉ करते हो तो 1 करोड़ के ऊपर जितना भी निकाला, सपोज आपने 1 करोड़ 15 लाख निकाला, तो 15 लाख रुपए के ऊपर 2% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। अगर आप एक डिफॉल्टर हो तो क्या होगा? 20 लाख के ऊपर आप 1 करोड़ तक जितना भी निकालते हो उस पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ के ऊपर जितना भी निकालोगे उस पर 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। तो 2% ऑन अमाउंट फ्रॉम 2% on amount from 20 lakh rupees to 1 crores and 5% on amount exceeding 1 crore rupees for defaulters। ठीक है।
टाइम ऑफ डिडक्शन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और डिफॉल्टर का मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब एक सेक्शन आता है सेक्शन 194P। ठीक है, सेक्शन 194P ये आता है पेंशन पेमेंट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजंस। ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजंस कौन से होते हैं? वो सीनियर सिटीजंस जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, और एक ही बैंक में उनकी पेंशन आ रही है, और वहीं से उनका उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है वो भी उसी बैंक अकाउंट में है, तो उसी बैंक अकाउंट से उनको इंटरेस्ट वगैरह भी आता रहता है। ठीक है, तो सच स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन नीड नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कितना सिंपल है ना बैंक के लिए। सोचो, जो भी ये सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 से ज्यादा है, तो इनको जो भी पैसा मिल रहा है वो इनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है, बैंक अकाउंट में ही इनको पैसा मिल रहा है, और बैंक अकाउंट से ही इनको इंटरेस्ट वगैरह भी मिल रहा है। तो एक तरह से बैंक को इनका पूरा कच्चा चिट्ठा पता है कि इनको कितनी कितनी इनकम आ रही है। तो अब ये एक तरह से सैलरी की तरह से हो गया। Now the bank knows exactly how much money that specified senior citizen is earning. तो बैंक can calculate his exact tax liability, और फिर exact tax liability के हिसाब से एवरेज रेट निकालकर पेमेंट के टाइम पर ये टीडीएस को काट सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सैलरी टाइप का हो गया कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, एवरेज रेट इज द रेट ऑफ टीडीएस, एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक सेक्शन 194Q। Section 194Q talks about purchase of goods. If I'm purchasing goods of more than 50 लाख रुपीस, अगर मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स को परचेज कर रहा हूं, तो मुझे 1.1% के रेट से टीडीएस काटना होगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। मान लो मैं किसी दुकान पर जाके 60 लाख रुपीस का सामान परचेज करता हूं, तो 10 लाख रुपीस के ऊपर मुझे 0.1% के रेट से टीडीएस काटना होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। और ये मैं टीडीएस मुझे तभी काटना होगा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का था तो। ठीक है, तो बायर टू डिडक्ट टीडीएस ओनली इफ हिज बिजनेस टर्नओवर वाज ग्रेटर दैन 10 करोड़ रुपीस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर था तभी मुझे टीडीएस काटना होगा, अदरवाइज मुझे टीडीएस काटने की मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 194R व्हिच इज परक्विजिट्स टू नॉन सैलरीड पीपल, मतलब प्रोफेशनल्स, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग सैलरीड पीपल नहीं है। तो अगर मैंने सपोज किसी के लिए काम किया, मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और उस क्लाइंट ने खुश होकर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा वगैरह दे दिया, तो फिर 20,000 रुपए से ज्यादा अगर दिया तो 10% के रेट से उसको टीडीएस काटना होगा, और ये टीडीएस काटा जाएगा बिफोर पेमेंट। And if the payer is an individual or HUF, he is liable to deduct TDS only अगर उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या प्रोफेशन से उसकी रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। ठीक है, तो ये हमारे टीडीएस से रिलेटेड सारे के सारे सेक्शंस यहां पर आकर कवर हो गए हैं। ठीक है, 194IA वाला सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 206AA, ये कहता है डिडक्टी मस्ट फर्निश पैन टू द डिडक्टर, मतलब जिसका टीडीएस कटना है तो उसको अपना पैन देना पड़ेगा डिडक्टर को। जैसे मैंने अड्डा 24/7 को अपना पैन दिया हुआ है, अगर मैं अड्डा 24/7 को अपना पैन नहीं देता हूं तो फिर क्या होगा, डिडक्टर टू डिडक्ट टैक्स एट हायर ऑफ, तो अड्डा 24/7 मेरा टीडीएस ज्यादा रेट से काटेगा, या तो रेट्स इन एक्ट जो भी रेट है वो, या फिर रेट इन फोर्स मतलब जो भी सेक्शन का रेट है वो, या फिर 20% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। इन तीनों में से जो भी हायर होगा उस रेट से टीडीएस काटा जाएगा। 194Q के लिए ये सिर्फ 5% है। कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। 206AB, tax to be deducted at tax at source on any sum paid या credited to a specified person। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड पर्सन मतलब होता है अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड फॉर व्हिच टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। बेसिकली पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर आपने रिटर्न टाइमली फर्निश नहीं किया था तो आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो जाते हो। मतलब अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ठीक है, अगर आपने पिछले साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका टीडीएस हायर रेट से कटेगा। हायर रेट से यानी ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ द एक्ट, या फिर ट्वाइस द रेट इन फोर्स, या फिर 5%। ठीक है, या तो ट्वाइस द रेट इन एक्ट जो भी एक्ट में दिया हुआ उसके 2 गुने का, या फिर ट्वाइस द रेट्स इन फोर्स मतलब जो भी आपके सेक्शन का रेट है उसके 2 गुना, या फिर 5%। इन तीनों में से जो भी हायर होगा उस रेट से आपका टीडीएस काटा जाएगा अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये इन सेक्शंस पे अप्लाई नहीं करता है। डन, ये हो गया। अब अगर मान लो किसी के ऊपर सेक्शन 206AA भी अप्लाई हो रहा है और 206AB भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर किसको फॉलो करेंगे? तो जिस भी सेक्शन से टीडीएस ज्यादा अमाउंट का कटेगा उस वाले सेक्शन को फॉलो किया जाएगा। डन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके।
तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो टीडीएस का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस सरकार ने इसीलिए किया था जिससे ये प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही ले पाए। नहीं तो होता क्या था कि लोग प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते थे और फिर असेसमेंट ईयर में जब टैक्स देने की बारी आती थी तब तक ये सारा का सारा पैसा खर्च कर चुके होते थे, और क्योंकि ये सारा पैसा खर्च कर चुके होते थे तो इसलिए इनके पास टैक्स देने के लिए कुछ पैसा बचता नहीं था। तो सरकार ने सोचा कि अब कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे प्रीवियस ईयर का में कमाया, जो भी ये लोग प्रीवियस ईयर में कमा रहे हैं उस पर जो भी टैक्स लग रहा है वो प्रीवियस ईयर में ही हमारे पास भी आ जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो टीडीएस हो गया, एक तरीका हो गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो ये कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारी सपोज आपको पता है कि आपकी 12 लाख रुपए की इनकम होने वाली है, इस पर 1,79,400 रुपीज का आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। सपोज आपको पता है कि इसमें से आपका जो टीडीएस है वो लेट्स से 1,20,000 रुपीज का आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, लेट्स से 1,20,000 रुपीज का आपका टीडीएस कट जाएगा। अब आपको 59,400 रुपीज अपने आप से देना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि देखो, 12 लाख की आपकी इनकम, 179,400 की आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, आपको पता है 1,20,000 रुपीज तो आपका टीडीएस कट गया, आपको अपने आप से 59,400 रुपीज देना है। आप इसको प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। आप इसको प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। ठीक है, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी हैं? वो ये हैं कि 15 जून तक यू पे 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। मतलब आप इसको ऐसे करो, 15 जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 15 दिसंबर, और उसके बाद 15 मार्च। ठीक है, तो यहां पर लॉ कहता है कि देखो 59,400 रुपीज का आपको टैक्स देना है, इसको आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। यहां पर आप 15% दे दो, 15% ऑफ 59,400। तो कितना आप दोगे? 59,400 का 15%, 8,910 रुपीज आप 15 जून तक दे दो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप दो 45% ऑफ 59,400। ठीक है, 59,400 का 45% कितना आता है? 26,730। तो 26,730 रुपीज 15 सितंबर तक 26,730 रुपीज सरकार के खाते में पहुंच जाने चाहिए। अब आप ऑलरेडी 8,910 रुपीज दे चुके हो 15 जून तक, तो अब आप यहां पर और कितना दोगे? 8,910 को माइनस कर दो, और अब आप 17,820 रुपीज सरकार के खाते में दे दो। ठीक है, अब आप 17,820 रुपीज सरकार के खाते में दे दो 15 सितंबर को। ठीक है, फिर 15 दिसंबर तक सरकार कहती है 75% ऑफ 59,400। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना? टीडीएस कटने के बाद जो आप अपने आप से पे करोगे, आपको सिर्फ वही एडवांस में पे करना है। आपको जो भी पैसा दे रहा है उसने तो टीडीएस काट के सरकार के खाते में जमा कर दिया। अब टीडीएस के बाद जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है सिर्फ उसे आपको एडवांस में देना है। ठीक है, तो अब आपकी 59,400 रुपीज है, इसका 75% आप 15 दिसंबर तक दे दो। ठीक है, 59,400, इसका 75%, ये कितना आता है? ये आता है 44,550। लेकिन आप ऑलरेडी 26,730 दे चुके हो, आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो आप यहां पर 17,820 पे कर दीजिए, और फिर 15 मार्च तक आप 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे कर दो। 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी आता है 59,400, बट क्योंकि आप ऑलरेडी 44,550 पे कर चुके हो, तो अब आपको यहां पर देना होगा 14,850 ओनली। ठीक है, तो अब इस तरह से बेसिकली एडवांस टैक्स वाले जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है कि आपकी जो इनकम है साल भर की वो 12 लाख है, उस पर ओल्ड स्कीम के हिसाब से सपोज टैक्स आ रहा है 1,79,400 रुपीज।
आपको जो भी ये पैसा दे रहा है, हर महीने वो 10-10 हजार रुपए का टीडीएस काट रहा है, यानी आपका 1,20,000 रुपए का टीडीएस कट चुका है। अब आपको अपने पास से 59,400 रुपीज ही और देना है। तो सरकार कहती है कि ये 59,400 रुपीज तुम प्रीवियस ईयर 24-25 में ही देते चलो। मतलब 15 जून तक तुम 15% ऑफ 59,400 दे दो, 15 सितंबर तक तुम 45% दे दो, 15 दिसंबर तक तुम 75% दे दो, और 15 मार्च तक तुम 100% दे दो। ठीक है, और क्या क्या अमाउंट्स आते हैं, ये अमाउंट्स आपके आ जाते हैं। एडवांस टैक्स आपको तभी देना है जब ये वाला अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा हो तो। ठीक है, मतलब टीडीएस वगैरह सब कट कुटाने के बाद जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, अगर वो 10,000 रुपीज से ज्यादा है तब ही आपके ऊपर एडवांस टैक्स देने की लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज आपके ऊपर एडवांस टैक्स देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखो, liability for payment of advance tax payable in advance for income of the next assessment year, applicable if the advance tax payable is greater than equal to 10,000 rupees. ठीक है, resident individuals greater than 60 years not earning under profits and are exempt. मतलब अगर कोई resident individual है जो senior citizen है, ठीक है, अगर कोई resident senior citizen है और उसकी पीजीबीपी की कोई भी इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्यू डेट्स क्या है, एप्लीकेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम जनरेशन, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, कितना अमाउंट देना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स एक्सक्लूडिंग प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए, तो ये डेट्स हैं और इस पे कितना कितना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 15%, 45%, 75%, 100%। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पर हो तो आपको एडवांस टैक्स देना है बाय 31st ऑफ मार्च। ठीक है, sorry, for eligible assessee on presumptive basis, payment by 31st March treated as advance tax for the financial year। और ये आप कब दे सकते हो, ये 31st मार्च तक आप दे सकते हो, नॉट 15th मार्च, ये 31st मार्च तक आप दे सकते हो, और पूरा का पूरा 100% आपको 31st मार्च तक दे देना है। ठीक है, ये तो हो गया एडवांस टैक्स। अब हमारे पास यहां पर आते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C। ठीक है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शंस 234A, 234B और 234C। देखो, 234A वाला जो इंटरेस्ट लगता है वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर लगता है। ठीक है, 234A वाला जो इंटरेस्ट है वो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर लगता है। अब वो किस अमाउंट पर लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो 12 लाख रुपए की आपकी इनकम है, 1,79,400 रुपीज की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है, 1,20,000 रुपीज का, चलो फ्रेश बनाते हैं, मान लो 12 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम है, इस पर 1,79,400 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आती है, 1,79,400 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आती है, इसमें से 1,20,000 रुपीज टीडीएस कट जाता है, तो बचता कितना है 59,400। मान लो आप एडवांस टैक्स कितना देते हो, मान लो आपने इसमें से सिर्फ 20,000 रुपीज का ही एडवांस टैक्स दिया। ठीक है, मान लो आपने इसमें से पूरे साल में सिर्फ 20,000 रुपीज का ही एडवांस टैक्स दिया, तो नाउ 39,400 रुपीज अभी भी आपका पेंडिंग है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आप दोगे। ठीक है, एक बात और प्रैक्टिकल तरीके से बता देता हूं, 15 मार्च 2025 के बाद, ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात अगर मैं करूं तो 15 मार्च के बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो एडवांस टैक्स आप पे ही नहीं कर सकते। ठीक है, 15 मार्च के बाद आप एडवांस टैक्स पे ही नहीं कर सकते। जो इनकम टैक्स की वेबसाइट का पोर्टल है वहां पर एडवांस टैक्स पे करने का ऑप्शन आना ही बंद हो जाता है। तो आप कुछ भी पे करोगे तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह से आप पे करोगे, बट दैट वोंट बी काउंटेड एज एन एडवांस टैक्स। ठीक है, तो सपोज आपने पूरे साल भर में सिर्फ 20,000 रुपीज का एडवांस टैक्स पे किया, सपोज आपने सिर्फ 20,000 रुपीज का एडवांस टैक्स पे किया, अब आप अपने रिटर्न के साथ 39,400 रुपीज का टैक्स पे करोगे। ठीक है, अब आप अपने रिटर्न के साथ 39,400 रुपीज का टैक्स पे करोगे। तो 234A का जो इंटरेस्ट लगता है, जो 234A का इंटरेस्ट लगता है वो लगता है फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब सपोज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपकी है 31 जुलाई 2025। ठीक है, सपोज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 जुलाई 2025 और आपने रिटर्न फाइल किया है लेट्स से 31 अगस्त 2025। ठीक है, तो अब एक महीने का आपने डिले किया, एक महीने का डिले किया, तो अब 1% के रेट पर इंटरेस्ट लगेगा ऑन 39,400 रुपीज। ठीक है, 39,400 रुपीज पर एक महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इट विल नॉट बी 1 upon 12,
ठीक है, कि एक ही महीने का लगेगा, नहीं, 1% फॉर एवरी मंथ। तो एक महीना डिले हुआ तो 1% ऑफ 39,400 रुपीज का आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न 1% पर मंथ और पार्ट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टिल द डेट द रिटर्न इज फाइल्ड। तो जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 31 जुलाई बताया, तब से लेकर जब तक आपका रिटर्न फाइल नहीं हो जाता तब तक, तो ये लगता है ऑन द टैक्स पेबल एंड द थ्रेशोल्ड अलाउंसेस नॉट एप्लीकेबल। डन। 234B का इंटरेस्ट लगता है ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे इसी वाले केस में आप देखो कि 20,000 रुपीज आपने एडवांस टैक्स पे किया, 39,400 रुपीज तो अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो 39,400 रुपीज पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल। 234B का जो इंटरेस्ट है, जो 234B का इंटरेस्ट है, वो आपका लगना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टिल जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते या जब तक आप इसको पे नहीं कर देते। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 31 अगस्त को ही ये पैसा पे किया गया, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 तक इस 39,400 रुपीज पर, दिस इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आइडियली यू आर सपोज टू पे द एडवांस टैक्स ऑफ 59,400 रुपीज। ठीक है, आपको 59,400 रुपीज का टैक्स पे करना चाहिए था, आपको 59,400 रुपीज का टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन आपने टैक्स पे किया 20,000 रुपीज का, तो आपने 39,400 रुपीज का टैक्स कम पे किया। अगर आपने 39,400 रुपीज का टैक्स कम पे किया तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इस पर आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। ठीक है, फॉर एवरी मंथ। तो 1% ऑफ 39,400 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का इस पर इस तरह से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये जो 234B का इंटरेस्ट लगता है, ये तभी लगता है अगर, मतलब ये अगर मान लो आपने 90% ऑफ एडवांस टैक्स से ज्यादा पे कर दिया है, अगर आपने 90% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, जैसे ये 39,400 रुपीज की लाइबिलिटी है, सॉरी ये आपकी 59,400 रुपीज की एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है। 59,400 का अगर 90%, यानी आप 53,460 पे कर चुके होते, मान लो आपने 53,460 रुपीज पे कर दिया होता, तो आपका कितना बचता, 59,400 माइनस दिस, आपका 5,940 रुपीज बचता। तो इस 5,940 रुपीज पर कोई 234B का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। ठीक है, मतलब आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का अगर आप 90% से ज्यादा, 90% कम से कम पे कर चुके हो, अगर आप कम से कम 90% पे कर चुके हो, तो फिर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो 234A का इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपका रिटर्न लेट फाइल होता है। तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से लेकर जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक आपका इंटरेस्ट लगता रहता है ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, 234B का इंटरेस्ट कब लगता है, जब आप एडवांस टैक्स पूरा पे नहीं करते। तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक इस पर इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, और ये अगर 90% ऑफ द एडवांस टैक्स आप पे कर चुके हो तो फिर ये 234B का इंटरेस्ट आपका नहीं लगता है। 234C का इंटरेस्ट लगता है फॉर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, फॉर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं, कि 59,400 रुपीज का है तो आपको 15 जून तक 8,910 देना है। ठीक है, आपको 15 जून तक 8,910 देना है, 15 सितंबर तक आपको 26,730 देना है। अब कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार 15 जून को कुछ भी नहीं देंगे, 15 सितंबर को पूरा 26,730 दे देंगे, 15 सितंबर को पूरा 26,730 दे देंगे। ठीक है, अब 234A का इंटरेस्ट नहीं लग सकता, 234B का भी इंटरेस्ट नहीं लग सकता, तो यहां पर सरकार ने फिर एक नया इंटरेस्ट निकाला 234C का, कि यार तुमसे बोला है 15 जून तक तुम पे करो, तो 15 जून तक पे करो ना। ठीक है, तो अगर आप इसको डेफर करते हो कि जून में जो इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो आप सितंबर में पे करोगे, तो इस डेफरमेंट का भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो 59,400 रुपीज का 15% यानी 8,910। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा देखो, 234, अच्छा पहले 234B देखते हैं, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ द पेमेंट, और ये भी लगता है ऑन द टैक्स पेएबल, नॉट लेविएबल इफ ग्रेटर देन 90% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी इज पेड एज एडवांस टैक्स। ठीक है, टोटल टैक्स लायबिलिटी का, सॉरी टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी का 90% से ज्यादा वो पे किया जा चुका है,
ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको ये बताया कि 59,400 का 90% से ज्यादा नहीं, तो 1,79,400 का 90% कितना आता है 161,460। तो अगर 161,460 तो कितना बचेगा 179,400 माइनस दिस। तो मतलब अगर सिर्फ 17,940 आपका पेंडिंग है, ठीक है, अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी का सिर्फ 17,940 रुपए पेंडिंग है तो फिर कोई उस पर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, 234C क्या है, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 234C की स्पेसिफिक्स के लिए एक अलग टेबल यहां पर बनाई हुई है, और ये किस पर लगता है, ऑन शॉर्ट फॉल इन एडवांस टैक्स पेमेंट एज पर स्पेसिफाइड परसेंटेजेस एंड डेट्स, मार्जिन्स प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट्स। अभी क्या क्या है ये भी आपको दिखा देता हूं, देखो 234B में देखो 15 जून तक 15% तक 15% का आपको कर देना होता है। ठीक है, अब अगर शॉर्टफॉल हुआ तो कैसे आएगा, 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू 15 जून। ठीक है, उतना शॉर्टफॉल आ जाएगा, मतलब आपने 15 जून तक आपका कितना देना चाहिए, 15% ऑफ 59,400 रुपीज आपको देना चाहिए था, 8,900 रुपीज आपको देना चाहिए था, आपने यहां पर 8,910 रुपीज नहीं दिया। अगर आपने 8,910 रुपीज को यहां पर पे किया तो इन 3 महीनों के लिए 8,910 रुपीज पर 1% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो जितना भी कम आप यहां पर पे करोगे, यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर मान लो आपने यहां पर भी शॉर्ट में पेमेंट किया तो फिर यहां से लेकर 31 मार्च तक आपका इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि फिर 1 अप्रैल से ये जो डेफरमेंट है, ये डेफरमेंट खत्म हो जाएगा और शॉर्ट पेमेंट में चला जाएगा, तो उसके ऊपर 234B का इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। ठीक है, उसके ऊपर 234B का इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। ठीक है, तो 234C का इंटरेस्ट सिर्फ 31 मार्च तक ही लगेगा। पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने यहां ये वाली इंस्टॉलमेंट स्किप की तो यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट, यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट, यहां से यहां तक 3 महीने का इंटरेस्ट, और उसके बाद मान लो यहां पर भी पूरा नहीं पे किया तो फिर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 1%। उसके बाद जो भी बचा हुआ होगा वो 234B संभाल लेगा। ठीक है, 3 मंथ्स, और मार्जिन ये है 12%। मार्जिन 12% का क्या मतलब है कि मान लो 15 जून तक आपने 15% नहीं पे किया, लेट्स से 12% पे कर दिया, तो इवन इफ यू हैव पेड 12% तो 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने 12% भी पे कर दिया ना, 59,400 का अगर आपने 12% भी पे कर दिया तो 234C का इंटरेस्ट यहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 45% पे करना होता है, अगर आपने यहां पर 36% भी पे कर दिया तो भी 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों इंस्टॉलमेंट्स के लिए ऐसी कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 36% है और बाकी 75% और 100% के लिए कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है। Margin means that even if the assessee has paid this much of advance tax, interest under section 234C won't apply. Therefore, if till 15th of June, even if 12% of the tax due on returned income is paid as advance tax, interest under section 234C won't apply. Similarly, if till 15th of September, even if 36% of the tax due on returned income is paid as advance tax, interest under section 234C won't apply. Done? अब आप मुझे 1 मिनट का ब्रेक दो। ठीक है, एडवांस टैक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम टीसीएस करेंगे। ऑलराइट, तो एडवांस टैक्स भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं टीसीएस पर। ठीक है, तो अब टीसीएस का भी पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग टीसीएस के सेक्शंस पर आएंगे। तो जैसे टीडीएस में क्या था, टीडीएस में मैंने आपको बताया कि अड्डा 24/7 वाले जब मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, तो वो मुझसे 10,000 रुपए का टीडीएस काट लेते हैं। ठीक है, वो 10,000 रुपए का टीडीएस काट लेते हैं और मुझे 90,000 रुपीज ही देते हैं, और ये 10,000 रुपीज वो मेरे नाम पर सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। ठीक है, ये 10,000 रुपए वो लोग मेरे नाम पर सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। अब ये सरकार के खाते में जमा कर देते हैं तो उससे होता क्या है, मुझे इसका बाद में क्रेडिट मिल जाता है। ये हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ने ही मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया। ठीक है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ने ही मेरा टैक्स डिडक्ट कर दिया। अब एक चीज होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या हो गया कि सपोज मैं अड्डा 24/7 से जब 1 लाख रुपए ले रहा हूं, तो मैं अब क्या करूंगा, अड्डा 24/7 है और ये मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है, मैं इससे बोलूंगा कि तुम मुझे 1 लाख रुपए तो दो ही दो, और साथ ही साथ तुम मुझे 10,000 रुपए और दो, यानी अब तुम मुझे 1,10,000 रुपए दो।
तुम मुझे 1,10,000 रुपए दो, ठीक है। और ये जो 10,000 रुपए मैं तुमसे एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहा हूं, ये मैं सरकार के खाते में जमा करूंगा तुम्हारा पैन बताकर, ये मैं सरकार के खाते में जमा करूंगा तुम्हारा पैन बताकर। तो ये क्या हुआ, जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है उससे ही मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है उससे मैंने टैक्स को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहां पर क्या था, जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है उसने मेरा टैक्स डिडक्ट किया था, मुझे पैसा देते समय उसने टैक्स कम दिया था, लेकिन यहां पर जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है मैंने उससे टैक्स और ले लिया, मैंने उससे टैक्स और ले लिया, मैंने उससे टैक्स और ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ऑफ कोर्स इसके भी कुछ कुछ सेक्शंस हैं कि किन किन ट्रांजैक्शंस पर ये टीसीएस लगेगा, किन ट्रांजैक्शंस पर टीसीएस नहीं लगेगा, तो आप उसको एक बार देखते हैं हम लोग क्विकली। अच्छा, एक चीज और, टीडीएस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये होता है टाइम ऑफ डिडक्शन। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। यहां पर होगा रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि यहां पर अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अड्डा 24/7 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। मैंने आप लोगों को ये वाला एग्जांपल दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला एग्जांपल दिया था कि 1 अप्रैल से मैंने काम करना शुरू किया, 30 अप्रैल को मेरी सैलरी क्रेडिट हुई, ठीक है, सॉरी 30 अप्रैल को मेरी सैलरी ड्यू हो गई, और मुझे पेमेंट कब मिला, मुझे पेमेंट मिला 1 मई 2024 को। तो 30 अप्रैल 2024 को जब मेरी सैलरी ड्यू हुई तो उन्होंने ये वाली एंट्री पास की, मतलब इन्होंने मुझे तब क्रेडिट किया, इन्होंने मुझे तब क्रेडिट किया। मैं क्या करूंगा, मैं, ये तो हो गया अड्डा की बुक्स में, ये हो गया अड्डा 24/7 की बुक्स में। मेरी बुक्स में क्या होगा, मेरी बुक्स में क्या होगा, मैं जब ये 30 अप्रैल 2024 को मेरी सैलरी ड्यू करेंगे तो मुझे तो ये सैलरी मिलने वाली होगी ना, मैं इनको डेबिट करूंगा, मैं इनको डेबिट करूंगा। मैं इनको डेबिट कैसे करूंगा, मैं इनको डेबिट करूंगा अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 डेबिट टू फीस, मेरे लिए फीस है ये, अब ये मेरे लिए फीस है तो मेरी इनकम हो गई, तो मैं अड्डा 24/7 वालों को डेबिट कर दूंगा कि ये मेरे डेटर्स हो गए, ठीक है। मैं इनको 1 लाख रुपए से डेबिट करूंगा और 1 लाख रुपए से मैं अपनी फीस क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि ये 1 लाख रुपए मेरी फीस, मेरी इनकम हो गई। अब ये लोग मुझे पेमेंट कब करेंगे, ये लोग मुझे पेमेंट 1 मई को करेंगे, लेकिन मैंने इनको डेबिट कब किया, मैंने इनको डेबिट किया 30 अप्रैल को ही, तो मैंने डेबिट कर दिया, मुझे रिसीट बाद में होगी लेकिन मैंने इनको डेबिट कर दिया, मैंने इनको डेबिट किया 30 अप्रैल 2024 को ही। तो रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहां पर अब मैंने इनको यहां पर डेबिट किया और यहां पर मुझे रिसीट हो जाएगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मैंने इनको डेबिट किया, अब पहले मैंने डेबिट कर दिया तो अब यहीं पर मैं टीसीएस भी चार्ज कर लूंगा। मैं टीसीएस कैसे चार्ज करूंगा, मैं करूंगा यहां पर 2 टीसीएस 10,000 रुपए, और ये जो अड्डा 24/7 है इसको मैं डेबिट कर दूंगा 1,10,000 रुपए से, ठीक है। क्योंकि ये जो टीसीएस भी मैं ले रहा हूं अड्डा 24/7 से, मेरी जेब में थोड़ी जा रहा है, ये मुझे सरकार को देना होगा, ठीक है। तो टीडीएस में होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन टीसीएस में होता है रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। यहां पर होता है रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। डन। अब देखो सबसे पहला सेक्शन है यहां पर 2061, ये बात करता है सेल ऑफ सर्टेन गुड्स के बारे में, ठीक है। ये बात करता है सेल ऑफ सर्टेन गुड्स के बारे में। अगर आप कुछ गुड्स को बेचते हो तो फिर आपको टीसीएस चार्ज करना पड़ता है, तो फिर आपको टीसीएस चार्ज करना पड़ता है। तो अब यहां पर थ्रेशोल्ड में तो कुछ है नहीं। रेट ऑफ टीसीएस में देखो, दारू, कबाड़ और मिनरल्स यानी स्क्रैप, सॉरी दारू मतलब अल्कोहलिक लिकर फिर ह्यूमन कंजम्पशन, कबाड़ यानी स्क्रैप और मिनरल्स पे 1% के रेट से टीसीएस लगता है। टिम्बर विद या विदाउट फॉरेस्ट लीज 2.5% के रेट से टीसीएस लगता है। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में 2.5% के रेट से टीसीएस लगता है, और तेंदू लीव्स में 5% के रेट से टीडीएस लगता है, टीसीएस लगता है। टाइम ऑफ कलेक्शन क्या हो जाता है, रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। अब बायर कैन नॉट बी गवर्नमेंट्स एटसेट्रा और एन इंडिविजुअल हु परचेसेस दीस थिंग्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। जब आप दारू खरीदते हो पीने के लिए तो आपको टीसीएस नहीं लगाना है, क्योंकि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो। सेलर कौन हो सकता है, सेलर कैन ओनली बी गवर्नमेंट्स, कंपनीज, फर्म्स एटसेट्रा। हाउएवर एन इंडिविजुअल कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सेलर ओनली इफ हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इज ग्रेटर देन 1 crore rupees और रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन ग्रेटर देन 50 lakh rupees इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 2061C, लाइसेंसिंग, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन या क्वारी। अगर इसके लिए आप पैसा ले रहे हो तो फिर 2% के रेट से आपको टीसीएस भी लेना होगा, एंड दिस इज रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फिर एक आता है 2061F विच इज सेल ऑफ मोटर कार। अगर आप गाड़ी बेच रहे हो,
ठीक है, अगर आप गाड़ी बेच रहे हो, ये मैं डीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो अगर आप गाड़ी बेच रहे हो 10 लाख रुपए से ज्यादा की आपने अगर गाड़ी बेची, तो जो भी बंदा गाड़ी खरीद रहा है 1% के रेट से आप उससे टीसीएस भी लोगे। कब लोगे? एट द टाइम ऑफ रिसीट, डेबिट वेबिट थोड़ी होगा। ठीक है, यहां पर सेलर can only be governments, companies, firms, etc. However, an individual can also be considered as a seller only if his turnover from business is greater than 1 crore rupees or receipts from profession greater than 50 lakh rupees in the last financial year. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 206C1G, घूमी घूमी 1G, G मतलब घूमी घूमी। तो अगर आप बाहर पैसा भेजते हो या आप बाहर घूमने जाने का पैकेज लेते हो, ठीक है, तो उस पर टीसीएस लगता है। अब क्या रेट है और क्या थ्रेशोल्ड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो 7 लाख रुपए तक 5% के रेट से टीसीएस लगता है, 7 लाख के ऊपर 20% के रेट से टीसीएस लगता है। अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो या पैसा खर्च कर रहे हो, 7 लाख रुपए तक निल, 7 लाख के ऊपर 5%। अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा किसी चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, 7 लाख रुपए तक निल, 7 लाख रुपए के ऊपर 20%। और अगर आप 80E यानी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन वगैरह ले रहे हो 7 लाख रुपए तक निल, 7 लाख रुपए के ऊपर 5%। ठीक है, 7 लाख रुपए तक निल, 7 लाख रुपए के ऊपर 5%। और यहां पर भी टीसीएस कब लिया जाता है? रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। और उसके बाद आता है आपका लास्ट सेक्शन 2061H, सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हो, 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स बेच रहे हो तो 50 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पर 0.1% के रेट से आपको टीसीएस लेना होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट। ठीक है, और ये तभी करना होगा इफ द बायर डिडक्ट्स टीडीएस ऑन सच ट्रांजैक्शन, सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टीसीएस। ठीक है, तो अगर बायर टीडीएस काट रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सेक्शन 194Q भी देखा था जो टीडीएस वाला सेक्शन था, तो अगर बायर सेक्शन 194Q में टीडीएस काट रहा है तो सेलर 2061H में टीसीएस नहीं लेगा। ठीक है, 2061H में टीसीएस नहीं लेगा। दैट इज इट। अभी आप यहां पर देख लो, यहां पर भी कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही हैं। 206CC, नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन या आधार फॉर 2061H बाय कलेक्टिव। अगर ऐसा हो जाता है, मतलब पैन वगैरह अगर नहीं दिया तो ट्वाइस द रेट ऑफ एक्ट या फिर 5% के रेट से टीसीएस लगेगा। मैक्सिमम रेट 20% है। नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, ये एक्सक्लूजन है। 206CCA, टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन वही हो जाता है जिसने स्पेसिफाइड पर्सन वही हो गया जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया लेकिन उसका टीडीएस प्लस टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा था। ठीक है, एक्सक्लूजन इसमें भी नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया है। नोटिफाइड पर्संस बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। ठीक है, तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन से आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो ट्वाइस द रेट इन एक्ट से या फिर 5% से करोगे, विच एवर इज हायर, और मैक्सिमम रेट आपका 20% ही जा सकता है। जनरल में क्या है, अगर बोथ ये दोनों के दोनों सेक्शंस अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से जिससे भी ज्यादा टीसीएस लायबिलिटी आएगी वो वाला सेक्शन आपके पास अप्लाई होगा। ठीक है, तो विद दिस हम लोगों ने टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स इन तीनों का अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल रिविजन कर लिया है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल रिविजन कर लिया है। Discuss the applicability of provisions of tax reduction at source, the rate and amount of tax reduction to be made in the following cases for the financial year 24-25. Mr. Bobby, a resident whose turnover during the previous financial year is 205 lakh rupees and for the current year is 80 lakh rupees. ठीक है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर था, मतलब 1 करोड़ से तो ऊपर हो ही गया। शॉप रेंट टू मिस्टर राजशेखरन, अ रेजिडेंट, 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपए का रेंट पे किया जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या यहां पर 194I लगेगा? 20,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए पर मंथ दिया जा रहा है तो साल भर का रेंट कितना हो गया? 20,000 इंटू 12 यानी 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए क्रॉस तो हुआ नहीं, तो 194I में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, फिर देखो On 1st November 24, paid towards fee for technical services of 25,000 and royalty 20,000 to Mr. Swami, a resident who is having a PAN. No other payment was made to Mr. Swami. तो यहाँ पर प्रोफेशनल, यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज का थ्रेशोल्ड 30,000 अलग है और रॉयल्टी की थ्रेशोल्ड 30,000 अलग है, तो यहाँ पर भी कोई टीडीएस नहीं लगेगा। On 1st October 24, payment of 2 lakh rupees was made to Mr. A for purchase of diaries according to the specification. However, no material was supplied to for such diaries. तो again works contract में नहीं आएगा और यहाँ पर भी 194C में कोई TDS नहीं कटेगा। Contract payments made to Mr. Satihan on 1st May 2024 for painting 25,000 and another contract for interior furnishing 22 March 20,000 रुपए। तो contract payment के लिए यहाँ पर किया गया, बट टीडीएस प्रोविजंस वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड क्योंकि यहां पर जो है वो 30,000 का नहीं है और टोटल 1 लाख का नहीं है।
इंडिविजुअल पेमेंट्स आपके 30-30 हजार से कम है और टोटल पेमेंट आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं है। Mr. Trilok, an individual not assessed to tax, paid towards rent 60,000 rupees per month। अब देखो 194 IB लगेगा यहां पर भी, ठीक है, 194 IB लगेगा, ध्यान से सुनना। 60,000 इंटू 12 जो भी आएगा उस पर 2% के रेट से ही लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या यहां पर कहीं पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये बीच में, साल के बीच में छोड़कर कहीं भाग गया? नहीं। तो 1 अक्टूबर 2024 से पहले तो 5% का रेट है, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड से 2% का रेट है। अब अगर ये पूरे साल रहा है तो मार्च में जो ये 60,000 रुपए पे करेगा उस पर इसको टीडीएस काटना होगा, ठीक है। मार्च में जो ये 60,000 रुपए पे करेगा उस पर इसको टीडीएस काटना होगा। तो उस पर ये किस रेट से टीडीएस काटेगा? 2% के रेट से टीडीएस काटेगा, ठीक है। So since Mr. Trilok, an individual, pays rent exceeding 50,000 rupees per month in the financial year 24-25, he is liable to deduct tax at source at 5% till 30th September and thereafter at 2%. The tax is to be deducted in the last month of the previous year 24-25, that is March 25, or in the last month of tenancy if the property is vacated during the year. Since the property is not vacated during the year, 60,000 into 12 into 2% यानी 14,400 रुपीज का टैक्स यहाँ पर काटा जाएगा मार्च 2025 में, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट होता है। आई सिंसियरली होप आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, एंड प्लीज इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, एंड इट रियली मेक्स मी फील गुड अबाउट इट अगर आप इसको ऐसा लाइक करते हो, वीडियो में कमेंट करते हो और शेयर वगैरह करते हो तो, राइट। So that's it for today. I'll see you guys tomorrow. Take care. अपना ध्यान रखो. Bye bye.